नाम में ही जैसे काम छुपा होता है, एटॉमिक रेडियस मेटल में कैसी होगी, कौन सी देखने मिलेगी, नॉन मेटल में कौन सी देखने मिलेगी। और मेरे पास ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये है मेरा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, मतलब सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन। बोलो क्या है, बाहर का इलेक्ट्रॉन। दो एटम ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, मतलब अगर एक एटम ऐसा था तो देखना उसके बगल में एडजेसेंट एटम है, ऐसा आया, और ये दोनों के न्यूक्लियस के बीच की दूरी आपकी बॉन्ड लेंथ कहला ली। यस सर। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अनुराग बघेल और भौतिकी प्लस के इस प्यारे से चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं हमारे चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का एक छोटा सा टॉपिक, जिसका नाम है एटॉमिक रेडियस के बारे में। नाम में ही जैसे काम छुपा होता है, एटॉमिक रेडियस मतलब एटम की रेडियस, लेकिन मेटल में कैसी होगी, कौन सी देखने मिलेगी, नॉन मेटल में कौन सी देखने मिलेगी। एकदम बेसिक से जाएंगे और इस कंसेप्ट को एकदम कहते हैं ना दिमाग में ऐसे सेट करेंगे कि मजा आ जाए। और मैं तो हमेशा कहता हूं, एक बार इनऑर्गेनिक मैंने अपने तरीके से पढ़ा दिया, चीजें एकदम आसान, बहुत आसान कर दूंगा। तो शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। तो क्या होती है एटॉमिक रेडियस, सबसे पहले डेफिनेशन है, इसको एकदम समझते हुए चलेंगे, फिर कंसेप्ट को एकदम फर्निश्ड कर देंगे। अगर मैं एटॉमिक रेडियस की बात करूं, बेटा किसकी बात करूं, एटॉमिक रेडियस की मैं बात करूं, तो सबसे पहले डेफिनेशन उससे क्या कहती है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। मतलब मैंने अगर किसी एटम को लिया, बोलो किसको लिया बेटा, एटम को लिया। किसको लिया बेटा, एटम को लिया। अगर मैंने किसी एटम को लिया और मेरे पास ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये है मेरा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, मतलब सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन। बोलो क्या है, बाहर का इलेक्ट्रॉन। तो द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, किससे बेटा, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन क्या कहलाती है, अपनी एटॉमिक रेडियस कहलाती है। बोलो क्या कहलाती है, अपनी एटॉमिक रेडियस कहलाती है। थ्योरेटिकली सुनने में ये बात बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बेटा इस एटॉमिक रेडियस को नापना इतना भी आसान नहीं है जितना दिख रहा है, इतना भी आसान नहीं है जितना दिख रहा है। तो लॉजिक सुनना, सारी चीज। और मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है बेटा, ठीक है। तो ये लगभग एनसीईआरटी से पूछा जाता है। किससे पूछा जाता है, एनसीईआरटी से पूछा जाता है। तो अगर आप इसके बाद अपने सामने एनसीईआरटी लेके रखे हैं तो आपको हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। अब एटॉमिक रेडियस जितना आसान दिख रहा है, इसको नापना इतना आसान नहीं होता। तो इसको नापने में क्या क्या परेशानियां आती हैं और क्यों आती हैं, इस कंसेप्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डिफिकल्टीज इन डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस, तो समझना, जैसे बॉल है, अगर हमारे पास कोई बॉल होती है तो बॉल की रेडियस नापना बहुत आसान है कि भाई उसका जो सेंटर है उससे बाहर तक की रेडियस देख लो, आपको पता चल जाएगी, बाहर तक की दूरी देख लो, आपको पता चल जाएगी रेडियस कितनी है। तो अनलाइक द बॉल, रेडियस ऑफ द बॉल, एटॉमिक रेडियस कैन नॉट बी डिटरमाइंड प्रिसाइसली। क्यों सर, ऐसा क्या दिक्कत आ रही है, चलो ये रीजन है। सबसे पहले, द साइज ऑफ एटम कैन नॉट बी डिटरमाइंड प्रिसाइसली सिंस द इलेक्ट्रॉन क्लाउड सराउंडिंग द एटम डज नॉट हैव द शार्प बाउंड्री। एक्चुअली अगर आप ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं बेटा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को देख रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन की कोई भी शार्प बाउंड्री अपने को देखने को नहीं मिलती। इस इलेक्ट्रॉन की क्या देखने को नहीं मिलती, कोई भी शार्प बाउंड्री। मतलब मैं कह दूं कि ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअली इलेक्ट्रॉन क्लाउड के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इसको बहुत डिटेल में समझेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन, इसकी कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस पॉसिबल, एग्जैक्ट पॉसिबल नहीं है। दूसरा सर, अरे भाई आपको एटम की रेडियस नापनी है, तो एलिमेंट, किसी एलिमेंट को पकड़ा, उसके अंदर बहुत सारे एटम पाए जाते हैं। सिर्फ एटॉमिक रेडियस को नापने के लिए सिंगल एटम को आइसोलेट कर पाना इतना आसान भी नहीं है जितना लगता है। तो फॉर determination of atomic radii it is not possible to isolate a single atom। तीसरी चीज सर, तो ये जो एटॉमिक रेडाई है मेरे बच्चे, हम क्या किस फॉर्म में निकालेंगे, बॉन्डेड स्टेट में निकालेंगे। हम एटम को नहीं करेंगे आइसोलेट, हम एटम को बॉन्डेड स्टेट में ही देख लेंगे कि यार अगर मेटालिक बॉन्डिंग है तो मेटालिक रेडियस बोल देंगे, ठीक है। नॉन मेटल है तो हम वॉन्डर वॉल रेडियस देख लेंगे, या क्या देख लेंगे, कोवेलेंट रेडियस देख लेंगे। तो अब हम किस टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट है, किस टाइप का फोर्स एटम के बीच में काम कर रहा है, उसके बेसिस पे हम एटॉमिक रेडाई को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं, समझ गए। सबसे पहले एटॉमिक रेडाई क्या होती है, सिंपल भाषा में मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि एटॉमिक रेडाई हमारी क्या थी, न्यूक्लियस से वैलेंस शेल तक के इलेक्ट्रॉन की दूरी। लेकिन इसको नापने में क्या क्या परेशानियां आई, इसको हमने बहुत डिटेल में समझ लिया। नाउ आगे बढ़ते हैं, फर्दर बात करते हैं सर कि यार किस टाइप का
फोर्स है या मेटल है या नॉन मेटल है, मेटल है या नॉन मेटल, इस बेसिस पे एटॉमिक रेडाई हमारी कैसी होगी। तो डिपेंडिंग अपॉन वेदर द एलिमेंट इज नॉन मेटल और मेटल, ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडाई आर यूज्ड। हम क्या देखेंगे, 3 टाइप की एटॉमिक रेडाई देखेंगे। एक देखेंगे बेटा कोवेलेंट रेडियस, एक क्या देखेंगे वॉन डेर वाल, और एक क्या देखेंगे बेटा मेटालिक रेडियस अपन देखेंगे, ठीक है। इन केस ऑफ नॉन मेटल, किसके केस में मेरे बच्चे, नॉन मेटल के केस में हम बात करते हैं किसके बारे में, कोवेलेंट रेडाई और वॉन डेर वाल रेडाई के बारे में। अगर हमारे पास नॉन मेटल है तो हम बात करेंगे कोवेलेंट रेडाई या वॉन डेर वाल रेडियस के बारे में। लेकिन अगर हमारे पास मेटल प्रेजेंट है तो हम टर्म यूज करेंगे मेटालिक रेडाई, अगर हमारे पास मेटल प्रेजेंट है। क्लियर है सभी को? चलो, एनसीईआरटी एक बात कहती है, हमने क्या बोला, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टिपिकली एनसीईआरटी से पूछी जाती है, और मैं तो मुंह से एनसीईआरटी उगल देता हूं बेटा। तो क्या बोला मैंने, एनसीईआरटी एक और बात कहती है कि इस एटॉमिक रेडाई को नापने के लिए क्या वहां जाके स्केल लेके जाओगे एटम के पास, नहीं ना। तो इसको नापने के लिए हम एक टेक्निक का यूज करते हैं, इधर एक्सरे और सम स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, जो कि हमारे एनसीईआरटी में बस नाम दिया गया है, ज्यादा डिटेल में नहीं है तो हम समझेंगे भी नहीं। बोलो क्लियर हो गया इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें एक एक रेडियस को पकड़ने के। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सर कोवेलेंट रेडाई क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ लेंगे, कंसेप्ट समझना, ठीक है। मैंने क्या करा, एक एटम ये पकड़ा और एक एटम ये पकड़ा, 2 एटम की ओवरलैपिंग से बन गया अपना कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बन गया अपना? कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। कक्षा 10वीं में हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप के बॉन्ड, ये हमारा क्या बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। याद रखना 2 एटम ओवरलैप हुए, 2 एटम क्या हुए, ओवरलैप, याद रखना, चिपके हुए नहीं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। ये इसका न्यूक्लियस मेरे बच्चे, ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है। हाँ जी, ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है। दोनों के न्यूक्लियस के बीच की दूरी, बोलो मैंने क्या बोला, दोनों के न्यूक्लियस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, आपकी बॉन्ड लेंथ कहलाती है। बोलो क्या कहलाती है, आपकी बॉन्ड लेंथ कहलाती है। और इस बॉन्ड लेंथ का आधा, बोलो क्या बोला, इस बॉन्ड लेंथ का आधा, इस बॉन्ड लेंथ का आधा आपका जो रेडियस कोवेलेंट कहलाएगा। मैंने क्या बोला, 2 न्यूक्लियस के बीच की दूरी आपने देखी, जो कि हमारी क्या कहला रही थी, बॉन्ड लेंथ कहला रही थी। बोलो क्या कहला रही थी, बॉन्ड लेंथ कहला रही थी। और इसका आधा हमारा क्या देता है, कोवेलेंट रेडियस देता है। तो व्हाट इज कोवेलेंट रेडियस, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ 2 कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम। कैसे बोला मैंने, कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा, जब 2 एटम ओवरलैपिंग करेंगे, उनके न्यूक्लियस के बीच की दूरी आपकी क्या कहलाएगी, बॉन्ड लेंथ, तो उसका आधा कोवेलेंट रेडियस कहलाएगा। चलो सर, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, अभी हम देखेंगे। ओवरलैपिंग मतलब एक दूसरे के ऊपर ऐसे ओवरलैप करना, ठीक है। जनरली यूज्ड फॉर नॉन मेटल, और क्या है मेरे बच्चे इसका फॉर्मूला, हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द बॉन्ड लेंथ। क्लियर हो गया? यस सर क्लियर है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कोवेलेंट रेडियस अपने को कंप्लीट हुई। नाउ अगर मैं मेटालिक रेडियस के बारे में या इसी को एक बार एग्जांपल से समझाऊं, चलो समझना। हमारी एनसीईआरटी में दिया गया है, ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, इसको इधर लिख लेते हैं, दूसरा हाइड्रोजन एटम है। दोनों के बीच की बॉन्ड लेंथ हमारी कितनी दी गई है बेटा, मान लो अगर 74 पिकोमीटर दी गई है। कितनी दी गई, 74 पिकोमीटर। और अगर मुझे इसकी क्या पता करना है, कोवेलेंट रेडियस पता करना है, तो कैसे निकालूंगा कोवेलेंट रेडियस। हाइड्रोजन गैस के केस में मैंने क्या बोला था, हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ। टिपिकल एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ। तो सर हाफ ऑफ 74 मतलब सर हमको कितनी देखने को मिल जाएगी, 37 पिकोमीटर हमें कोवेलेंट रेडियस देखने को मिल जाएगी। किसकी, हाइड्रोजन गैस की। किसकी, हाइड्रोजन गैस की। यस सर क्लियर है, यस सर क्लियर है। डन 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 डन, सब एनसीईआरटी दिमाग में सेट कर दूंगा। तो हमने शुरुआत करी सबसे पहले एटॉमिक रेडाई के अलग अलग टाइप की। पहला देख लिया कोवेलेंट रेडियस, दूसरा शुरुआत करते हैं मेटालिक रेडियस। समझना, यहां पे ध्यान देना, ओवरलैपिंग हुई थी, मेटल पे ध्यान देना। अब मैं बात करता हूं मेटालिक रेडियस की। आया है डायग्राम हमारे पास बना हुआ है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट मेटल एटम इज कॉल्ड मेटालिक रेडियस। वहां पे क्या हो रहा था, 2 एटम ओवरलैप कर रहे थे, लेकिन क्या आप देख पा रहे हैं मेटालिक रेडियस में 2 एटम ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर एक एटम ऐसा था तो देखना उसके बगल में एडजेसेंट एटम आया, ऐसा आया, और ये दोनों के न्यूक्लियस के बीच की दूरी आपकी बॉन्ड लेंथ कहला ली। यस सर, और इसका आधा आपका क्या कहलाएगा, कोवेलेंट रेडियस कहलाएगा। बोलो इसका आधा क्या कहलाएगा, कोवेलेंट रेडियस कहलाएगा। यस सर क्लियर है। तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द adjacent metal atom is called metallic radius. In metallic radius overlapping does not takes place.
अगर ओवरलैपिंग नहीं है तो खुद सोचो, हमारी मेटालिक रेडियस जो है मेरे बच्चे बड़ी आएगी कंपैरिजन करूं किससे, कोवेलेंट रेडियस से। क्या आएगी, बड़ी आएगी अगर मैं कंपैरिजन करूं किससे, कोवेलेंट रेडियस से। वो एग्जामिनर है, कुछ भी पूछे आपसे बनना चाहिए, वो एग्जामिनर है, कुछ भी पूछे आपसे बनना चाहिए। तो यहां पे भी कंसेप्ट यही होगा ना, बोलो होगा ना बेटा, कि सर मेटालिक रेडाई हाफ ऑफ द क्या होता है, बॉन्ड लेंथ होता है। बोलो क्या होता है, हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ होता है। यस सर, कंसेप्ट क्लियर है। डन डना डन 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 डना डन डन। हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ क्या कहलाता है, आपकी मेटालिक रेडाई कहलाता है। क्लियर है सर, क्लियर है सर। चलिए शुरुआत करते हैं आगे अगली कहानी की। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये डायग्राम बना हुआ है, एनसीईआरटी में ही बना हुआ है, ये एक कॉपर एटम, ये एक कॉपर एटम, मेटालिक एटम है, बॉन्ड लेंथ 256 लिखी हुई है। तो हमारे पास मेटालिक रेडाई कितनी आ जाएगी, मेटालिक रेडाई कितनी आ जाएगी, हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ, मतलब हाफ ऑफ 256, मतलब 128 पिकोमीटर हमको क्या देखने को मिल जाएगी बेटा, मेटालिक रेडाई देखने को मिल जाएगी। ओवरलैपिंग नहीं होती है तो मेटालिक रेडाई हमेशा बड़ी होगी, किसकी तुलना में, कोवेलेंट रेडाई की तुलना में। डन, मक्खन जैसे एकदम क्लियर कर दिया अपन। नाउ तीसरी रेडियस है हमारी बच्चे, वॉन्डर वॉल रेडाई आया है। सबसे पहले दिमाग में सेट कर डालो, नोबल गैसेस में ये देखने को मिलती है। बोलो जनरली किस में देखने को मिलती है, नोबल गैसेस में देखने को मिलती है। यस सर, ठीक है, इन तीनों में सबसे बड़ी होती है नोबल गैसेस में, इसको ही कंसीडर करते हैं। और जनरली अपने को गैसेस में देखने को मिलती है, किस में देखने को मिलती है, गैसेस में देखने को मिलती है। तो इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन the nuclei of two adjacent non-bonding neighboring atom of two adjacent molecule। ये क्या बात कर दी, समझना, टेंशन ना लो। मैंने क्या बोला, मान लीजिए मेरे पास ये क्लोरीन गैस है। बोलो कौन सी गैस है, ये क्लोरीन गैस है या हाइड्रोजन गैस है। मान लो ये क्लोरीन गैस है, ये क्लोरीन गैस है। लॉजिक सुनना बेटा, अब आप सभी को पता है कि क्लोरीन का एक एटम और दूसरे एटम के बीच में, क्लोरीन के एक एटम और दूसरे एटम के बीच में क्या हुआ, मान लो ये एक एटम और दूसरा एटम के बीच में, एक एटम दूसरा एटम, दो एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना। तो ये तो सर कोवेलेंट रेडाई है, ये तो कोवेलेंट रेडाई है सर। लेकिन सर एक मॉलिक्यूल दो एटम से क्या बन जाता है, एक मॉलिक्यूल बनता है। अब गैसेस का एक मॉलिक्यूल इधर और गैस है तो दूसरा मॉलिक्यूल इधर, उनके न्यूक्लियस के बीच की मैंने मिनिमम दूरी देखा, उनके न्यूक्लियस के बीच की मैंने मिनिमम दूरी देखा। क्या देखा मैंने, न्यूक्लियस के बीच की, देखो इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की मिनिमम दूरी देखा। वो कहलाया वॉन्डर वॉल डायामीटर। क्या कहलाया, वॉन्डर वॉल डायामीटर। और उसका आधा कहलाता है वॉन्डर वॉल रेडियस। बोलो क्या कहलाता है, उसका आधा कहलाता है वॉन्डर वॉल रेडियस। तो सर मुझे इतना समझ आ गया, दो एटम के बीच में तो कौन सा बॉन्ड था मेरे बच्चे, कोवेलेंट बॉन्ड। और रेडियस कौन सी थी, देखो दो एटम के बीच में तो कोवेलेंट बॉन्ड था और रेडियस कौन सी थी, कोवेलेंट रेडियस। लेकिन एक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल गैसियस का, सीधी सी बात है, क्लोरीन गैस के फॉर्म में पाई जाती है, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में पाई जाती है। उनके न्यूक्लियस के बीच की मिनिमम दूरी क्या कहला दी, अपनी वॉन्डर वॉल डिस्टेंस कहला ली, और उसका आधा कहलाता है वॉन्डर वॉल रेडियस। तो सर मुझे यहां से क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया बेटा, यहां से मुझे क्लियर हुआ वॉन्डर वॉल रेडियस सबसे ज्यादा, दूसरा कोवेलेंट रेडाई, और दूसरा मेटालिक रेडाई बेटा, और कोवेलेंट रेडाई सबसे कम देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है, ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोलो डन डना डन डन। यस सर, अगर डन हो गया और दूसरा कोई पूछे बाकी सब में, तो नोबल गैसेस की रेडियस सबसे ज्यादा बड़ी अपने को देखने को मिलती है। चलो अब आते हैं पैटर्न या ट्रेंड्स के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडाई के बारे में बात करते हैं। चलो अब हमें पता है कि जैसे हम एटॉमिक रेडियस देखते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी देखते हैं, ये क्या है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है। क्या है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है। तो एटॉमिक रेडियस का अगर मैं ट्रेंड देखूं तो सबसे पहले मैं ग्रुप्स में बात करता हूं। बोलो किस में बात करता हूं, ग्रुप्स में बात करता हूं, और फिर पीरियड में बात करूंगा। क्या करूंगा, पीरियड में बात करूंगा। चलो अगर मैं ग्रुप्स में बात करता हूं तो समझना, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे, हर चीज एग्जाम्पल के तौर पे रख रहा हूं। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ग्रुप 1 ले लिया। बोलो क्या ले लिया बेटा, ग्रुप 1 ले लिया। कौन कौन आते हैं, हाँ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, और कौन आता है, सीजियम आता है, और नीचे फ्रांसियम भी आता है, याद रखो। चलो अब हाइड्रोजन
कौन से पीरियड, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड है, ये पहला पीरियड, ये दूसरे पीरियड में आ गया, ये तीसरे पीरियड में आ गया, ये चौथे पीरियड में आ गया, ये 5वें पीरियड में आ गया, ये 6ठे पीरियड में आ गया। आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा बहुत आता हो तो मेरे बच्चे, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है। मतलब N रिप्रेजेंट करता है कि कितने ऑर्बिट हैं एटम के आसपास, N मतलब कितने ऑर्बिट है। तो इसका 1s1, क्योंकि एक ही ऑर्बिट देखने को मिलता है, इसका 2s1, इसका 3s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाहरी शेल का, इसका 4s1, इसका 5s1 बेटा, और इसका 6s1 अपने को देखने को मिल गया। अब अगर मैं कहता हूं नीचे मैं जा रहा हूं डाउन द ग्रुप, ध्यान देना मेरे बच्चे, आप सभी को क्या दिख रहा होगा कि सर अगर N1 है मतलब ऑर्बिट या शेल 1 है, यहां N2 है, 2 है मतलब ऑर्बिट या शेल क्या हो गई, 2 हो गई। सर N3 है मतलब ऑर्बिट या शेल क्या हो गई, 3 हो गई। सर N4 है मतलब ऑर्बिट या शेल कितने हो गए एटम में, 4 हो गए। चलो N5 है मतलब ऑर्बिट या शेल कितने देखने को मिल गए, 5 देखने को मिल गए। बोलो कितने देखने को मिल गए, 1 2 5 देखने को मिल गए। तो आपको क्या पता चल रहा है, अगर नीचे जाने पे ऑर्बिट या शेल बढ़ रहा है, तो मैंने बोला क्या था थ्योरेटिकल, न्यूक्लियस से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन तक की दूरी एटॉमिक रेडियस कहलाती है, एटॉमिक रेडियस कहलाती है, एटॉमिक रेडियस कहलाती है, एटॉमिक रेडियस कहलाती है, एटॉमिक रेडियस कहलाती है। अगर आप ग्रुप में नीचे जा रहे हो, क्या बढ़ रहा है मेरे बच्चे, नंबर ऑफ शेल या ऑर्बिट बढ़ता जा रहा है, ऑर्बिट बढ़ता जा रहा है। तो एटॉमिक रेडियस क्या होती जाएगी बेटा, एटॉमिक रेडियस बढ़ती जाएगी, क्योंकि वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता है। तो आप ग्रुप में नीचे जाते जाएंगे तो शेल या ऑर्बिट बढ़ते जाएंगे, तो एटॉमिक रेडियस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यस सर, बिल्कुल क्लियर है। बोलो सारे बच्चों को क्लियर है ये बात, सारे बच्चों को क्लियर है ये बात। यस सर क्लियर है। नाउ अगर मैं यही ग्रुप में बात ना करके किस में बात करूं, पीरियड में बात करूं, पीरियड में। चलो अगर मैं पीरियड में लेफ्ट से राइट जाता हूं, बोलो किधर जाता हूं, जनरली एक्सेप्शन तो केमिस्ट्री में हर जगह देखने मिलेंगे, वो डिटेल में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन अगर मैं लेफ्ट से राइट जाता हूं, बोलो कहां से कहां जाता हूं, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाता हूं। कहां से कहां जाता हूं, लेफ्ट से राइट जाता हूं। अगर मैं लेफ्ट से राइट जाता हूं मेरे बच्चे, तो आप एक बात मानना कि शेल तो सेम रहती है। देखो ना, अगर आप कहीं से कहीं तक लेफ्ट से राइट जाते हो, शेल कैसी रहती है आपकी, सेम रहती है, शेल रिमेन सेम, और उसी में इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाते हैं। देखना एक एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन आर बीइंग एडेड। तो आप देखेंगे मेरे बच्चे, न्यूक्लियस मतलब जो कि किसमें है, मतलब एटम के अंदर सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है, उसके द्वारा लगने वाला नेट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और उस नेट न्यूक्लियर चार्ज को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। वो बढ़ता जाता है, और जब वो बढ़ता जाएगा वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता जाएगा। जब वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन अपनी खींचते जाएंगे तो रेडियस घटती जाएगी। तो सर बोला यही जाता है, ग्रुप में नीचे जाने पे एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाते हैं, ऑर्बिट बढ़ते जाते हैं। लेफ्ट से राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस घटती है, क्योंकि मेरे बच्चे शेल सेम है, इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड होते जा रहे हैं, तो न्यूक्लियस द्वारा लगने वाला नेट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, तो रेडियस घट जाएगी। आए है सर, मस्त बढ़िया तरीके से अपन ने कंसेप्ट को क्लियर कर दिया। क्लियर है सभी को। नाउ अब अपन बात करते हैं सर किसके बारे में, एक अलग केस देखने जा रहे हैं अपन, आयनिक रेडियस। बोलो कौन सा केस देखने जा रहे हैं, आयनिक रेडियस, मतलब आयन की रेडियस। एटम की देख ली अपन ने, आयन की रेडियस। अब आयन 2 तरीके के होते हैं, बोलो कितने तरीके के होते हैं बेटा, 2 तरीके के। एक होता है कैटायन, तो कैटायनिक रेडियस, और एक होता है एनायन, तो हम देखेंगे एनायनिक रेडियस। क्या देखेंगे, एनायनिक रेडियस देखेंगे। यहां से भी PYQ आया हुआ है, हर चीज क्लास में बताते चल रहा हूं, और मेरे मुंह से क्या निकल रहा है,
एनसीईआरटी, एक कैटायनिक रेडियस, एक एनायनिक रेडियस। चलिए शुरुआत करते हैं। चलो, जनरली कैटायन कौन बनाता है? मेटल। मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। एनायन कौन बनाता है? नॉन मेटल। नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो चलो, अगर मैं कैटायनिक रेडियस के बारे में बात करूं, किसके बारे में बात करूं? कैटायनिक रेडियस के बारे में बात करूं, ठीक है, कैटायनिक रेडियस के बारे में मैं बात करूं। चलो तो समझना मेरे बच्चे, मान लो मेरे पास है सोडियम, ठीक है, एटम, ठीक है, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया मेरे बच्चे, तो कैटायन बना दिया। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना था? समझना, पूरा कंसेप्ट बता रहा हूं। 11 था एटॉमिक नंबर। जितना एटॉमिक नंबर होता है, प्रोटॉन भी उतने ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं? उतने ही होते हैं। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो एटॉमिक नंबर अभी भी 11, प्रोटॉन अभी भी 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। बोलो क्या हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। जब इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो जाता है तो प्रोटॉन अभी भी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, प्रोटॉन ज्यादा है जो कि न्यूक्लियस में है, तो न्यूक्लियस के द्वारा लगने वाला नेट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। और जब न्यूक्लियस के द्वारा लगने वाला नेट न्यूक्लियर चार्ज, मतलब मैंने क्या बोला? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। तो आप देखेंगे कैटायन की रेडियस, कैटायन की रेडियस, बोलो किसकी रेडियस? कैटायन की रेडियस क्या हो जाएगी आपकी? कम हो जाएगी। बोलो क्या हो जाएगी आपकी? कम हो जाएगी। तो बोला यही जाता है कि यार एटम की रेडियस हमेशा ज्यादा देखने को मिलती है, एटॉमिक रेडियस ज्यादा होती है, लेकिन कैटायनिक रेडियस क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बोलो क्या हो जाती है? कैटायनिक रेडियस कम हो जाती है। पहला थंब रूल क्वेश्चन पूछा गया है, पहला थंब रूल बेटा, एटम की रेडियस ज्यादा होती है लेकिन कैटायन की रेडियस अपने को क्या देखने को मिलती है? कम। तो आपसे कोई पूछे कि यार अगर मेरे पास सोडियम है और मेरे पास सोडियम प्लस है, किसकी रेडियस ज्यादा होगी? सोडियम की रेडियस ज्यादा होगी। किसकी रेडियस ज्यादा होगी? सोडियम की ज्यादा होगी। बोलो क्लियर है? एक और कंसेप्ट, कैटायनिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड के। मतलब जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, कैटायनिक रेडियस क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ये थंब रूल है। चलो बोलो क्लियर है? नाउ यही बात करता हूं किसके बारे में? एनायनिक रेडियस के बारे में। बोलो किसके बारे में बात करता हूं? एनायनिक रेडियस के बारे में मैं बात करता हूं। बोलो जी बोलो, किसके बारे में देख रहे हैं? एनायनिक रेडियस के बारे में देख रहे हैं। चलो, एनायन कब बनता है? मैंने एक एग्जांपल के तौर पे ले लिया क्लोरीन। इसने जब एक इलेक्ट्रॉन लिया, किस में कन्वर्ट हो गया? क्लोरीन एनायन में कन्वर्ट हो गया। क्लोरीन एनायन में कन्वर्ट हो गया। चलो, क्लोरीन एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 17। प्रोटॉन कितने हैं बेटा? 17। इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? 17। लेकिन जब इधर क्लोरीन एनायन बना, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होते हैं, जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया तो 17 प्लस 1 कितना हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, वो इलेक्ट्रॉन बोलेगा दूसरे इलेक्ट्रॉन, तू उधर खिसक, तू उधर खिसक। क्या बढ़ गया बेटा? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ गया। बोलो क्या बढ़ा? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ा, जिसकी वजह से एनायन की रेडियस आपको थोड़ी बढ़ती हुई दिखेगी। अगर ये मेरा क्या था, मैं कह दूं कि ये मेरा क्लोरीन था, बोलो क्या था? क्लोरीन था, तो एनायन आपको बड़ा दिखेगा। बोलो क्या दिखेगा? बड़ा दिखेगा। देखो, अगर ये मेरा क्लोरीन था तो क्लोरीन माइनस आपको बड़ा दिखेगा, क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ गया। क्लियर है? और सर एनायनिक रेडियस, ध्यान देना बेटा, एनायनिक रेडियस, बोलो क्या? एनायनिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? निगेटिव चार्ज के। जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, एनायनिक रेडियस बढ़ती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे निगेटिव चार्ज बढ़ा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया, फिर एक आया, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ता गया। और एक थंब रूल हमसे कहता है कि अगर कोई एलिमेंट है, मान लीजिए X, उसके एनायन की रेडियस सबसे ज्यादा, फिर उसके एटम की, और फिर उसके कैटायन की रेडियस अपने को देखने को मिलेगी। अगर कोई भी एटम है, एनायन की रेडियस सबसे ज्यादा, फिर एटम की, फिर कैटायन की देखने को मिलेगी। दिस इज द थंब रूल। तो ये मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दिया किसके बारे में? आपके एटॉमिक रेडियस के बारे में। आई होप सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा मेरे बच्चे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कहानी में मजा आया या नहीं, और इसी तरीके से अपनी केमिस्ट्री को आसान, बहुत आसान बनाएं। थैंक यू सो मच।